तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कर अप्रोच। अल्कर अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजी मेथड। स्ट्रैटेजी मेथड बोलने का पर्पस ये है कि यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई वो वायबल है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल टू अ नो ग्रोथ फर्म दैट इज जी इज इक्वल टू 0%। मतलब ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यानी कि जी परसेंटेज 0% है, वो वाली कंपनीज हम डिस्कस करेंगे। देयर इज इन्फानाइट पीरियड, तो पीरियड कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया नो ग्रोथ की बात करेंगे और इन्फानाइट पीरियड की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फानाइट पीरियड डीडीएम का नो ग्रोथ डीडीएम थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा कि नो ग्रोथ डीडीएम में हमने पढ़ा था कि वो जो पीरियड है वो इन्फानाइट रहता है, मतलब इन्फिनिटी तक रहता है, मतलब पीरियड कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि कैश फ्लोज कभी ख़त्म नहीं होंगे, आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे और आते ही रहेंगे। साथ साथ में ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी मतलब कोई भी पैसा रिटेन नहीं किया जाएगा, जो पैसा आएगा वो बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिविडेंड के रूप में। ठीक है, नाउ वी नो दैट अंडर नो ग्रो डीडीएम जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको एक सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखाया था, विच वॉज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आई वी ज़ीरो इज इक्वल टू ई पी एस वन अपॉन आर ई इंटू 100। क्योंकि डी पी एस और ई पी एस सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे आई वी ज़ीरो ई पी एस वन अपॉन आर ई बाई 100 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू आई वी ज़ीरो इज इक्वल टू ई पी एस ज़ीरो अपॉन आर ई इंटू 100, बिकॉज ई पी एस ज़ीरो इज इक्वल टू ई पी एस वन इज इक्वल टू ई पी एस टू इज इक्वल टू ई पी एस एन। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि सारे के सारे अर्निंग पर शेयर ऑफ द पीरियड वन इज इक्वल टू पीरियड टू इज इक्वल टू पीरियड थ्री अप टू पीरियड एन, सब आपस में बराबर होंगे और डिविडेंड्स भी आपस में बराबर होंगे, तभी आप ये सारे फॉर्मूले यूज़ कर पा रहे हैं, विच इज़ लाइक ई पी एस वन अपॉन आर ई और ई पी एस ज़ीरो अपॉन आर ई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई वी ज़ीरो इज इक्वल टू ई पी एस ज़ीरो अपॉन आर ई इंटू 100। अब अगर मुझे इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब होता है आई वी ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ शेयर से। तो ये कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास आई वी ज़ीरो है, उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा तो सही, लेकिन वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई वी ज़ीरो का ये वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर दे रहा हूँ, यानी कि आई वी ज़ीरो वर्ड न लिखते हुए इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ई पी एस ज़ीरो अपॉन आर ई इंटू 100, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ई पी एस ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय आर ई इंटू 100, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी विच इज़ ई एफ और ई एस एच अपॉन आर ई इंटू 100। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया, ये आगे आने वाले डिस्कशन में काम आएगा। नाउ फर्म अंडर अल्कर अप्रोच एनालाइजेस न्यू स्ट्रेटजीज एंड चेक्स इट्स वायबिलिटी। ठीक है, नया नया स्ट्रेटजी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वो वायबल है कि नहीं। ये वायबिलिटी देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि वायबिलिटी ऑफ न्यू स्ट्रेटजी, कि नया स्ट्रेटजी जो है वो कितना वायबल है, ये पता कैसे किया जाए। तो ये पता ऐसे किया जाता है कि पहले हम इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालते हैं आफ्टर स्ट्रेटजी। मतलब जो कंपनी स्ट्रेटजी अपनाना चाहती है, उस स्ट्रेटजी अपनाने के बाद क्या इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, वो एक वैल्यू निकाल लेते हैं जिसे हम पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू बोलते हैं। ये सारे एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू क्या हो सकती है, एक अनुमान लगा दिया और एक वैल्यू निकाल ली। इसमें से प्री स्ट्रेटजी वैल्यू, यानी कि क्या इंट्रेंसिक वैल्यू इक्विटी थी स्ट्रेटजी अपनाने से पहले, मतलब आज हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई तो आज क्या हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू इक्विटी है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग जो स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके हिसाब से हम एक इंट्रेंसिक वैल्यू इक्विटी आफ्टर स्ट्रेटजी निकाल लेंगे। तो वो जो पोस्ट स्ट्रैटेजी वैल्यू आएगी उसमें से प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू को माइनस करेंगे और देखेंगे कि जो न्यू स्ट्रैटेजी है उसकी वैल्यू कितनी है।
यानी कि ये जो आंसर आएगा इसको हम वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी जो आपने अपनाई उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी, अगर स्ट्रैटेजी अपनाते नहीं तो क्या वैल्यू थी? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी। और स्ट्रैटेजी अपनाए तो क्या वैल्यू इक्विटी आएगी? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम यूजुअली अज्यूम करते हैं कि वीओबी यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस और वैल्यू ऑफ इक्विटी आपस में सेम है, यानी कि हमारे पास कोई डेट नहीं है, वैल्यू ऑफ डेट जीरो है, वीओडी जो है वो ज़ीरो है। मतलब कंपनी ने कोई लोन नहीं लेके रखा हुआ है, कोई डिबेंचर इशू नहीं किया, कोई बॉन्ड इशू नहीं किया। सारा का सारा जो पैसा है कंपनी में आया हुआ है वो शेयर्स के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, अब आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि ये पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू कैसे निकलेगी और प्री स्ट्रेटजी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ प्री स्ट्रेटजी वैल्यू। प्री स्ट्रेटजी वैल्यू निकलेगा करंट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी विच इज़ नो ग्रो डीडीएम अप्रोच हम अपनाएंगे, यानी कि हम करंट ई एफ और ई एस एच अपॉन के ओ या फिर के ई या फिर आर ई मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमने यहाँ पे के ओ और आर ई यानी कि के को बराबर क्यों माना? बराबर इसलिए माना क्योंकि सिंस आप इस क्वेश्चन में मानने वाले हो कि बिजनेस की जो वैल्यू है वही इक्विटी की वैल्यू होगी, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बोलते हैं के ओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोलते हैं के ई। तो के और के ई बराबर हो गए यहाँ पे। साथ ही साथ के ई के लिए हम यूजुअली आर ई का फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हैं और के ई को आर ई ही मानते हैं, तो वो भी बराबर हो गया कि आर ई से। यानी कि के ओ बोलो, के ई बोलो, आर ई बोलो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि अल्कर अप्रोच में सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि प्री स्ट्रेटजी वैल्यू में आप कौन सी अप्रोच लेंगे? आप नो ग्रोथ डीडीएम अप्रोच लेंगे। एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे मैं नो ग्रोथ डीडीएम अप्रोच बोल रहा हूँ, मतलब मैं कोई डिविडेंड डिस्काउंटिंग की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ तो किया है डीडीएम, पर डीडीएम का कोई खास रोल नहीं है। मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज को बेहतर करने के लिए और इजी करने के लिए उस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया कि जो नो ग्रो डीडीएम में पढ़ चुके हो ना, उसी से कुछ कुछ फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से नो ग्रो डीडीएम अप्रोच तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डिविडेंड की कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि डिविडेंड डिस्काउंटिंग की कोई बात नहीं करूँगा। ये बात का ध्यान रखना, यहाँ पे नो ग्रो डीडीएम अप्लाई नहीं हो रहा है, या नो ग्रो डीडीएम का जो अप्रोच है उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स है वो काम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नो ग्रो डीडीएम अप्रोच यूज़ करके करंट ई एफ और ई एस एच, यानी कि अभी जो मेरा ई एफ और ई एस एच है प्रेजेंट में, उसको डिवाइड कर देंगे के ओ या फिर के ई या फिर आर ई से इंटू 100। तो मेरे पास प्री स्ट्रेटजी वैल्यू यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी बिफोर स्ट्रेटजी आ जाएगा। तो ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगी पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू निकालने में। पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू का जो आंसर है वो दो पार्ट में आएगा। एक होगा आपका पार्ट वन प्रेजेंट वैल्यू और एक होगा पार्ट टू प्रेजेंट वैल्यू। पार्ट वन प्रेजेंट वैल्यू में आप टाइप वन फ्री कैश फ्लो अप्रोच यूज़ करेंगे। टाइप वन फ्री कैश फ्लो अप्रोच में रिकॉल करवा देता हूँ, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे लिमिटेड पीरियड रहता है, मतलब 3 साल 4 साल उसका डेटा दिया रहेगा। फिर वो वाले जो डेटा है उसका फ्री कैश फ्लो एक एक ईयर का निकाला जाएगा और उसको फिर पुल किया जाएगा। दैट वॉज टाइप वन। एंड टाइप टू जो उसमें पढ़े थे वो था अनलिमिटेड पीरियड वाला, यानी कि इन्फाइनाइट पीरियड वाला। उसमें हमने पढ़ा था कांस्टेंट ग्रोथ एफ वगैरह, जिसमें फ्री कैश फ्लो एक पीरियड के बाद कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। तो दैट वाज टाइप टू उधर, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइप वन यूज़ करेंगे। तो टाइप वन यानी कि लिमिटेड पीरियड यूज़ करेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इजिकल टू वी ओ बी इजिकल टू वी ओ ई, और यहाँ पे के ओ का मतलब के ई और आर ई मैं बता दिया था। यहाँ पे वही 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, यानी कि सबसे पहले कैलकुलेट करोगे एफ सी एफ एफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे के ओ। ठीक है, फिर आप डिसाइड करोगे कि टाइप वन है टाइप टू है बोथ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि टाइप वन है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बिजनेस और वैल्यू इक्विटी सेम है, यानी कि जो आपका एफ सी एफ एफ है और एफ सी एफ ई है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपका के ओ और के ई और आर ई भी सेम होगा। ठीक है, तो ये तो आपका रहेगा टाइप वन यानी कि पार्ट वन प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट टू प्रेजेंट वैल्यू की। पार्ट टू प्रेजेंट वैल्यू में पीरियड अनलिमिटेड रहेगा, यानी कि इन्फाइनाइट रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग नो ग्रोथ डीडीएम अप्रोच यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्री स्ट्रेटजी वैल्यू में थोड़ी देर पहले यूज़ किया,
विच वॉज ई एफ और ई एस एच अपॉन के ओ या फिर के या फिर आर ई मल्टीप्लाई बाय 100। तो पार्ट 2 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है नो ग्रो डीडीएम अप्रोच, वो ऑलरेडी आप प्री स्ट्रेटजी वैल्यू में ले चुके हैं। अब ये जो ई एफ और ई एस एच है, इसको कहा जाता है टर्मिनल वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। और ये यूजुअली लास्ट ई एफ और ई एस एच होता है। इसका मतलब ये है कि पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू में डेटा किस प्रकार होता है। पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू में डेटा इस प्रकार होता है कि कुछ टाइम तक के कैश फ्लोज दिए रहेंगे अलग अलग, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा, मतलब नो ग्रोथ डीडीएम अप्रोच एप्लीकेबल हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो जो पहला पार्ट है, यानी कि जहाँ पे कैश फ्लो अलग अलग है, वो होगा हमारा टाइप 1 प्रेजेंट वैल्यू। उसमें एक एक ईयर का यानी कि एक एक पीरियड का हम लोग फ्री कैश फ्लो टू फर्म FCFF निकालेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा टाइप 1 प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद जो मेरा लास्ट EF और ESH है, मतलब लास्ट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है लास्ट ईयर का, वो मैं मानूंगा कि वही सेम कंटिन्यू होगा, आगे कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो उस पर मैं नो ग्रो डीडीएम अप्रोच लगा के EF और ESH अपॉन RE इंटू 100 कर लूँगा। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो सही, बट एक पीरियड पहले आएगी, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो वो कहलाएगा मेरा टाइप 2 प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरा टाइप 1 प्रेजेंट वैल्यू आ गया, मेरा टाइप 2 प्रेजेंट वैल्यू आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू आ जाएगा। और इस पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू में से आप प्री स्ट्रेटजी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी आ जाएगी, यानी कि जो नई स्ट्रेटजी है वो वायबल है कि नहीं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट में फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अल्कर अप्रोच। अल्कर अप्रोच को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी मेथड। स्ट्रेटजी मेथड में हम नो ग्रो डीडीएम का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EF और ESH अपॉन RE इंटू 100। यहाँ पे आपको एक्चुअली में करना क्या है, तो आपको एक पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू निकालना है। पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू निकलेगा टाइप 1 PV प्लस पार्ट 2 PV करके। टाइप 1 PV यानी कि टाइप 1 प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा फ्री कैश फ्लो अप्रोच से, और पार्ट 2 प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा नो ग्रो डीडीएम अप्रोच से। और यहाँ पे जो प्री स्ट्रेटजी वैल्यू है वो भी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी यानी कि बिफोर स्ट्रेटजी है, और वो निकलेगा नो ग्रो डीडीएम अप्रोच से, ठीक है। चलो, इतने डिस्कशन के बाद करते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर एक्स लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सेल्स दिया हुआ है 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 6,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT 6,000, टैक्स एट द रेट 30% 1800, तो पैट आ जाएगा 4200। तो एक समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। फिक्स एसेट्स हैं 10,000, करंट एसेट्स है 6,000, टोटल एसेट्स हमारे पास 16,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,000, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 16,000। तो आपकी बैलेंस शीट टैलीड है, 16,000 इज इक्वल टू 16,000। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज कंटम्पलेटिंग फॉर न्यू सेल्स स्ट्रेटजी एज फॉलोज। सेल्स टू ग्रो एट 30% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो जो सेल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 का, तो सेल्स जो 40,000 का दिया हुआ है वो हर साल 30% ग्रो होता रहेगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड टैक्स रेट विल रिमेन द सेम। तो तीन चीज़ आपकी सेम रहने वाली है आने वाले 4 साल, एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन विल बी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेट है 15%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी 15%। तो जब कंपनी की बात आती है, पूरी की पूरी कंपनी की बात आती है, और जब उसका RE बोला जा रहा है यानी कि KO कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात चल रही है, तो KO आपको दिया हुआ है 15%। इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ न्यू स्ट्रेटजी। तो कहीं पर भी आपको स्ट्रेटजी
या उसकी वायबिलिटी, इस तरीके के वर्ड्स दिख जाएं क्वेश्चन में, मतलब वो क्वेश्चन अल्कर अप्रोच का है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अल्कर अप्रोच? तो आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि कहीं पर भी स्ट्रैटेजी वर्ड लिखा है या फिर उसकी वायबिलिटी की बात चल रही है तो वो अल्कर अप्रोच है। तो आते हैं क्वेश्चन के आंसर में। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी बिफोर स्ट्रैटेजी में हम लोग नो ग्रो डीडीएम अप्रोच लगाएंगे, यानी कि हम लोग पहले प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे पैट दिया हुआ है 4200। मैं अज्यूम करूंगा कि पैट और ईएफ और ईएसएच सेम है, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने सीखा थोड़ी देर पहले, ये वाला देखो, प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू में आपने जो फॉर्मूला सीखा वो ईएफ और ईएसएच का सीखा, तो मुझे अज्यूम करना पड़ा कि पैट और ईएफ और ईएसएच सेम है, यानी कि 4200। के ओ मुझे 15% दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली अज्यूम करता हूँ कि बिजनेस की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू सेम है, तो मेरा के ओ यानी कि के ई यानी कि आर ई बन जाएगा 15%। तो मैं इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी बिफोर स्ट्रैटेजी निकाल सकता हूँ फॉर्मूला लगा के, ई एफ और ई एस एच अपॉन आर ई इंटू 100, यानी कि 4200 अपॉन 15 इंटू 100, यानी कि 28,000 रुपये। तो ये मेरा आ गया प्री स्ट्रैटेजी वैल्यू 28,000। तो ये तो आसानी से आ गया, बट मुझे बहुत मेहनत लगेगी इंट्रेंसिक वैल्यू इक्विटी आफ्टर स्ट्रेटजी यानी कि पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू निकालने में। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। कि आपको दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो जब भी आप पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू बनाने जाएं तो आप डेटा को दो भाग में डिवाइड कर दो, एक है पार्ट 1 एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में आप टाइप 1 एफसीएफ अप्रोच यूज़ करोगे, जहाँ पे आपका लिमिटेड पीरियड है 4 ईयर्स। क्वेश्चन में लिखा था कि नेक्स्ट 4 ईयर्स तक सेल ग्रो होगी 30%। कहना चाह रहा है कि लिमिटेड पीरियड है 4 साल। और नो ग्रो डीडीएम अप्रोच लगेगा अनलिमिटेड पीरियड, जो कि 5th ईयर ऑनवर्ड्स रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का पहला वर्किंग नोट विच इज एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर बाय एसेट्स। तो टर्नओवर ऊपर आता है, एसेट्स नीचे आता है। क्वेश्चन ने कहा कि एसेट टर्नओवर रेशियो विल रिमेन सेम, बट ये नहीं बताया कि कौन सा एसेट्स, यानी कि करंट एसेट या फिक्स एसेट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकलेगा कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दोनों की बात चल रही है, यानी कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी सेम रहेगा और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी सेम रहेगा। तो चलिए निकालते हैं कि मेरा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है कितना। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकलेगा टर्नओवर यानी कि सेल्स अपॉन फिक्स एसेट यानी कि एफ ए, विच इज़ 40,000 रुपीज़ अपॉन 10,000, 4:1। ठीक है, तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर या सेल्स अपॉन करंट एसेट यानी कि सी ए, यानी कि 40,000 अपॉन 6,000, तो 6.6667:1। तो ये आपका आ गया करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन का ये कहना है कि जो आपका टर्नओवर रेशियो है वो रिमेन सेम, यानी कि 4:1 भी आगे चल के सेम रहेगा और 6.6667:1 भी सेम रहेगा आगे चल के। ठीक है, अब ये जो 4:1 है इसको हम यूज़ करेंगे फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकालने में। तो फिक्स एसेट इक्वल टू सेल्स इंटू 1/4। ये कैसा है मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा आंसर यहाँ पे कितना है 4/1, ऐसा है ना आंसर। अब अगर फिक्स एसेट आपको चाहिए, ये चाहिए, तो 1 इधर जाएगा ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। तो इस तरीके से मैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू आगे चल के निकालूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, या फिर मैं सेल्स बाय 4 भी कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही आपका करंट एसेट है कि करंट एसेट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 1/6.6667, यानी कि सेल्स अपॉन 6.667। ऐसे आपके आने वाले करंट एसेट भी आ जाएंगे और ऐसे आपके आने वाले फिक्स एसेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट हो गया। दूसरा वर्किंग नोट, क्वेश्चन का कहना था कि आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो भी सेम रहेगा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स और टर्नओवर। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट जब पहली बार पढ़ाया था तभी लिखा दिया था कि पैट का मतलब ही नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि पैट अपॉन सेल्स और टर्नओवर आपका सेम रहेगा। यानी कि क्या सेम रहेगा? तो सेम रहेगा 4200 अपॉन 40,000 विच इज़ 0.105:1, दिस विल रिमेन सेम।
अगर मुझे अब पैट निकालना हो तो मैं 0.105 को सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल तरीके से, और आने वाले पैट रेडी हो जाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, क्वेश्चन का कहना था कि टैक्स रेट भी सेम रहेगा, यानी कि मेरा 30% जो टैक्स रेट है वो भी फ्यूचर में सेम रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन 100% रखना। इसमें एक टेबल 1 आएगा, मतलब अलग अलग टेबल बनाएंगे हम लोग। पहले टेबल नंबर 1 बात करते हैं कि मेरे पास जो सेल्स है टुडे, यानी कि आज, जिसे मैं ज़ीरो पीरियड या ज़ीरो ईयर बोलता हूँ, जो कि है 31 मार्च 2018। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन बनाएं तो का ज़ीरो पीरियड कौन सा होगा? ज़ीरो पीरियड वो डेट होगी जिस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है, अब वहाँ पे खड़े हैं। तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ 31 मार्च 2018। तो सेल्स मुझे इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है 40,000। तो यहाँ पे मैं इनकम स्टेटमेंट फिगर्स भी बोल सकता हूँ। तो बैलेंस शीट फिगर्स फिक्स एसेट्स के लिए है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है फिक्स एसेट, उसके लिए बैलेंस शीट फिगर्स वर्ड है, और सेल्स के लिए इनकम स्टेटमेंट फिगर्स वर्ड है। यानी कि इनकम स्टेटमेंट जो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 का, यानी कि उस पीरियड एंडिंग का, वो है 40,000। तो इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है 40,000। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो अभी हमने निकाला 4। तो मेरा फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड कितना है? A बाय B, विच इज सेल्स अपॉन फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 40,000 अपॉन 4, ये रहेगा 10,000। ये ज़ीरो पीरियड का निकाल रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, वैसे ही मुझे आगे वाले सालों में भी कैरी फॉरवर्ड करना है कि ईयर 1 में मेरी सेल्स होगी 52,000, यानी कि प्लस कर देंगे 30%, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी सेल्स 30% हर साल बढ़ेगी। तो 40,000 प्लस 30% तो 52,000, फिर 52,000 प्लस 30% 67,600, प्लस 30% 87,880, फिर प्लस 30% 114,244। तो इस तरीके से मेरा आने वाली सेल्स तो आ गई। मेरा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन ही कह रहा है कि 4 रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। तो मेरे आने वाले फिक्स एसेट के क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन जो होने चाहिए, रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के हिसाब से, वो रहेंगे 13,000, 16,900, 21,970, 28,561। मतलब क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है कि तुम्हारा जो फिक्स एसेट्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के भी बाद कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना कितना चाहिए? तो इतना होना चाहिए। ठीक, अब टेबल 2 डिस्कस करते हैं। टेबल 2 स्टार्ट करने से पहले एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि अल्कर अप्रोच में डोंट फॉलो कि एफ ए बढ़ेगा तो करंट एसेट कम होगा। मैंने आपको फ्री कैश फ्लो अप्रोच पढ़ाते समय बताया था कि अगर फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है तो मेरे पास जो करंट एसेट पड़े होंगे वो कम होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मेरे पास जो कैश अवेलेबल है उसको यूज़ करूँगा, और उसके बाद ही घर से पैसा और लेके जाऊँगा। उसका हमने क्वेश्चन भी बनाया था। बट अल्कर अप्रोच थोड़ा सा अलग अप्रोच है, तो फ्री कैश फ्लो अप्रोच नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ फॉलो नहीं करनी है कि एफ ए बढ़ेगा तो करंट एसेट कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स की कैलकुलेशन अलग होगी और करंट एसेट की कैलकुलेशन अलग होगी। यानी कि फिक्स एसेट्स में जो हमको फिगर चाहिए रहता है, विच इज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट या फिर फिक्स एसेट, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स बोलते हैं, जिसे हम स्टेप नंबर 1 में माइनस करते हैं, वो अलग निकलेगा। और करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स के अंदर में हमने देखा था कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स और चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसे हम डेल्टा वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसको हम लोग माइनस करते थे स्टेप 1 में, तो वो भी अलग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन होगा, दोनों के बीच में कोई लिंकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अल्कर अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं टेबल 2 स्टार्ट करता हूँ। ईयर है 1 2 3 4। क्लोजिंग बैलेंस हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000।
10,000 कहाँ से आया? बैलेंस शीट से आया। बैलेंस शीट में आपको 10,000 की फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं। 10,000 पे डेप्रिसिएशन 15% निकालोगे तो आएगा 1500। तो अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, कौन सी, कि आपको फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो सेम रखना है, विच इज़ 4:1, यानी कि जिस पीरियड का भी सेल्स देगा उस पीरियड की सेल्स और उस पीरियड के फिक्स एसेट्स के बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो 4:1 होना चाहिए। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन इम्प्लाइड कितना होता? वो था 8500, यानी कि 10,000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 8500। इस तरीके से होता। अब मैंने चेक किया कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड कितना है, तो मैंने ये टेबल चेक किया ऊपर, तो पता चला 30,000 होना चाहिए पहले साल में, और क्लोजिंग बैलेंस होने कितना चाह रहा है? 8500। तो मुझे इस 8500 को 13,000 बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स रखना पड़ेगा 4500, विच इज़ रिक्वायर्ड माइनस इम्प्लाइड। तो मेरा फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता 8500 अगर मैं कोई अलग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा होता। बट सिंस मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, यानी कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आगे भी सेम रखना है, तो मैंने चेक किया कि मेरे को रिक्वायरमेंट रखनी कितनी है, तो पता चला 13,000, और अभी है कितनी? 8500। तो मुझे 4,500 रुपये और घर से लेके बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, यानी कि इंक्रीज करना पड़ेगा फिक्स एसेट्स, विच इज़ 4500। यही हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, यही हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट्स में। ठीक है। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन बन जाएगा अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस, तो 13,000 रुपये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगले साल का। अब इस 13,000 में डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, विच इज़ 1950। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 11,050, बट मुझे रखना है 16,900, तो एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे 5,850। जैसे ही मैं ये पैसा 5,850 ले आऊँगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 16,900। फिर 16,900 पे 15% डेप्रिसिएशन लगेगा 2535, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 14,365, बट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा 21,970, तो एक्स्ट्रा 7,605 लेके आना पड़ेगा बिजनेस में। इसके कारण वर्ष मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ही बन जाएगा अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस, विच इज़ 21,970, और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, 3,295.50, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था 18,674.5, बट मुझे बनाना पड़ेगा 28,561, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे 9,886.5। ठीक है। अब ये टेबल क्यों बनाए? तो टेबल इसलिए बनाए क्योंकि हमको ये दो फिगर्स चाहिए थी, एक था डेप्रिसिएशन और एक था एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ये वाली चीज़ मैं आगे चल के ऐड करूँगा FCFF निकालने के लिए, और ये वाली चीज़ मैं आगे चल के माइनस करूँगा FCFF निकालने के लिए। फिर से मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि पहले तो हमने ये पता किया कि मेरा फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड कितना है, यानी कि मुझे मेंटेन करना कितना है। तो मुझे उतना मेंटेन करना है जिससे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 4:1 मेंटेन हो पाए आने वाले सालों में। उस हिसाब से मैंने रिक्वायरमेंट पता कर ली और रिक्वायरमेंट ड्रॉ कर दी 10,000, 13,000, 16,900, 21,970, 28,561। उसके हिसाब से फिर मैंने पता किया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरी वैल्यू होगी कितनी, तो पता चला मेरी तो ये सब वैल्यूज़ होंगी इम्प्लाइड वाली, लेकिन मुझे इम्प्लाइड नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड चाहिए। तो रिक्वायर्ड तक पहुंचने के लिए हम रिक्वायर्ड में से इम्प्लाइड माइनस करेंगे और उतने पैसे बिजनेस में लेके आएंगे, विच इज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ये वाला पार्ट रेडी हो गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, और डेप्रिसिएशन भी आ गया। आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट नंबर 5। करंट एसेट्स की जब बात करेंगे तो पहला टेबल बनाएंगे। पहला टेबल में वही सेम चीज़ होगी, जो हमने फिक्स्ड एसेट्स में किया। सेल्स 40,000 इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो मेरे को मेंटेन करना है 6.667। तो आज मेरा टुडे मेरा करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,000, जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये देखिए 6,000।
और आने वाले सालों में मुझे ये करंट एसेट टर्नओवर रेशियो मेंटेन करके चलना है, यानी कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। बट मेरी सेल बदलती जाएगी, पहले साल 52,000, दूसरे साल 67,600, फिर आगे आगे उस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है करंट एसेट मेंटेन करने की, वो है 7800, 10140, 13182, 17136.6। या ए अपॉन बी करके, ए यानी कि सेल्स, बी यानी कि करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो मुझे कितना मेंटेन करके चलना है करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, वो रेडी हो गया। ठीक है, अब टेबल नंबर 2 में हम बैलेंस शीट की हेल्प लेंगे। वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बैलेंस शीट की हेल्प क्यों लेंगे। तो आइए बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं कि आने वाले सालों की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या रहेगी। तो ईयर 0 यानी कि 31 मार्च 2018 के बैलेंस शीट के फिगर्स कुछ इस प्रकार हैं कि फिक्स एसेट्स हैं 10,000, करंट एसेट्स हैं 6,000, टोटल 16,000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,000, टोटल लाइबिलिटी 16,000। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज 16,000, 16,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप सोचना, आगे बढ़ने से पहले मैं रुक रहा हूँ, एक बात आप ये सोचना कि अगर फिक्स एसेट चेंज हो रहे हैं, करंट एसेट भी चेंज हो रहे हैं सेल्स के हिसाब से, क्योंकि सेल जितनी होगी उसके हिसाब से फिक्स एसेट भी चेंज हो रहा है और उसी के हिसाब से करंट एसेट भी चेंज हो रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी चेंज होंगे? क्योंकि बैलेंस शीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड टैली, यानी कि बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल लायबिलिटीज़ के बराबर होने चाहिए, चाहे कोई सा भी साल हो। तो अगर फिक्स एसेट बढ़ गए, करंट एसेट बढ़ गए, तो टोटल एसेट तो बढ़ गए, लेकिन क्या पुराना वाला जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और पुराना वाला सिंडिकेटर्स है वो वही रहेंगे क्या? नहीं, वो भी बढ़ चुके होंगे। क्यों बढ़ चुके होंगे? क्योंकि बैलेंस शीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड टैली, मेरी जितनी लायबिलिटीज़ हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उतने ही मेरे पास एसेट्स होंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे, वो ये है कि हम लोग पहले तो टर्नओवर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। यानी कि आज मेरे पास सेल्स है 40,000 और आज मेरा 15,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये देखिए, 40,000 की सेल्स है, 15,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो आज मेरा ये रेशियो कितना है? ये रेशियो है 2.667। तो भले क्वेश्चन ने नहीं मुझे नहीं कहा, तो भी मैं ये मानूंगा, ये अज्यूम करूंगा, टर्नओवर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। इससे क्या होगा? इससे जैसा मेरा शेयर बदलते जाएगा आगे चल के, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ता जाएगा। लाइक पहले साल 19,500, दूसरे साल 25,350, तीसरे साल 32,955, चौथे साल 42,841.5। सेम इसी लॉजिक से हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स भी निकालेंगे, विच इज़ आज मेरी सेल्स है 40,000 और आज मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,000। तो आज मेरा टर्नओवर अपॉन सन्ड्री क्रेडिटर्स का रेशियो है 40। मैं अज्यूम करूंगा कि आगे चल के भी ये मेंटेन होगा 40 40 40 40, यानी कि मेरे सेल्स के साथ मेरा क्रेडिटर्स भी चेंज होगा। यानी कि पहले साल क्रेडिटर हो जाएगा 1,300, फिर 1,690, फिर 2,197, फिर 2,856.1। और अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल मैच करने जाओगे तो मैच हो जाएगा, यानी कि 20,800, 20,800, 27040, 27040, 35152, 35152, 45697.6, 45697.6। तो देखा, इस तरीके से आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें जो बेस है वो सेल्स है, क्योंकि फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है सेल्स के साथ, करंट एसेट भी बढ़ रहा है सेल्स के साथ। तो मुझे लायबिलिटीज़ यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल को भी बढ़ाना है सेल के साथ, और सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि मेरी जो करंट लायबिलिटी है उसको भी मुझे बढ़ाना है सेल्स के साथ। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टेबल 2 क्यों बनाया। टेबल 2 एक्चुअली मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स पाने के लिए किया, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स ही मेरा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, यानी कि जो मुझे टेबल नंबर 3 बनाना है उसमें वो काम आएगा। यानी कि ये चीज़ तो हम निकाल चुके हैं
कि करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है 6000 जो अभी है, और आगे चल के 7800, 10140, 13182, 17136.6। ये तो मैंने अभी आपको टेबल नंबर 1 में ये सब फिगर्स निकाल दिए। लेकिन अब मुझे करंट लायबिलिटीज चाहिए था। करंट लायबिलिटीज मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्वेश्चन में, जो कि रिक्वायर्ड है 1000 जो अभी है, 1300 आगे चल के होगी, फिर 1690, 2197, 2856.1। तो मेरा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा विच इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 6000 माइनस 1000 5000, 7800 माइनस 1300 6500, 8450 10985 14280.50। तो इस तरीके से मेरा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल अगर आप वर्ड सुनते हैं उसका मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सिर्फ मुझे करंट लायबिलिटीज चाहिए था, इसलिए मेरे को टेबल नंबर 2 बनाना पड़ा बैलेंस शीट। और करंट लायबिलिटी भी आ चुका है, करंट एसेट भी आ चुका है, यानी कि वर्किंग कैपिटल आ चुका है। अब हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी कि डेल्टा वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। डेल्टा वर्किंग कैपिटल निकलता है नेक्स्ट पीरियड माइनस प्रीवियस पीरियड। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पीरियड है 6500 माइनस प्रीवियस पीरियड 5000, तो मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा 1500। फिर 8450 माइनस 6500 1950, 10985 माइनस 8450 2535, 14280.5 माइनस 10985 3295.5। तो इस तरीके से मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी कि डेल्टा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा नेक्स्ट पीरियड माइनस प्रीवियस पीरियड। और ये वाला मेरा रिक्वायरमेंट है FCFF के लिए, जिसमें मैं माइनस करता हूँ। सिंस मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, मैं FCFF यानी कि स्टेप 1 कंप्लीट कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा सेल्स पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल मैं लिख लूँगा 30% ग्रो करके इसको। पैट जिसे हम नोपैट बोलते हैं वो निकालेंगे 0.105 इंटू सेल्स, तो हर साल का मेरे पास पैट आ जाएगा, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट रेशो सेम है। इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, तो जो डेप्रिसिएशन हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले ये वाला, उसको हम लोग ऐड कर देंगे 1500, 1950, 2535, 3295.5, और लेस कर देंगे इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स रिक्वायर्ड माइनस इम्प्लाइड 4500, 5850, 7605, 9886.5, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल को भी माइनस कर देंगे, यानी कि डेल्टा वर्किंग कैपिटल 1500, 1950, 2535, 3295.5। तो मेरा FCFF फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ जाएगा 960, 1248, 1622.4, 2109.12। सिंस 4 साल का FCFF आ गया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 रहता है KO। तो KO मुझे क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 15%, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 15% निकालूंगा, जो निकलेगा 1/1 प्लस 0.15 करके। पहले साल में पावर 1 रखूंगा तो 0.87, फिर पावर 2 तो 0.756, पावर 3 तो 0.658, पावर 4 तो 0.572। PV फैक्टर भी आ गया और FCFF भी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFF A इंटू बी, तो ये A और ये B, तो A इंटू बी करोगे तो आएगा 835.2, 943.949, 1067.54, 1206.42। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। इसका समेशन कर लोगे तो टोटल आ जाएगा 4052.65। तो मेरा जो टाइप 1 का आंसर है विच इज़ पार्ट 1 PV वो आ चुका है 4052.65। तो सिंस मेरा पार्ट 1 PV आ चुका है, अब नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 2। पार्ट 2 में फिर इनफाइनाइट पीरियड रहेगा जो 5th ईयर ऑनवर्ड्स रहेगा। तो हियर PV इज इक्वल टू EF और ESH अपॉन KO इंटू 100, यानी कि नो ग्रोथ DDM अप्रोच। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू इन 4th पीरियड आएगा, जिसके लिए मुझे EF और ESH ऑफ द 5th पीरियड चाहिए अपॉन KO इंटू 100। और मेरा EF और ESH ऑफ द 5th पीरियड को मैं कहूँगा टर्मिनल वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। नाउ
सेल्स ऑफ द फोर्थ पीरियड आपने निकाला था 114,244.00। ये देखिए 114,244। उस बेसिस में आपका पैट आया था 11,995.62। ये देखिए पैट आया था 11,995.62। तो सिंस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने अज्यूम किया था कि लेट्स अज्यूम पैट इज इक्वल टू ई एफ और ई एस एच, तो यहाँ पर भी वही चीज़ काम आएगी, विच इज़ अज्यूम ई एफ और ई एस एच फोर इज़ 1195.62। तो पैट फोर ही मेरा ई एफ और ई एस एच फोर होगा, यानी कि ई एफ और ई एस एच ऑफ द फोर्थ पीरियड यानी कि फोर्थ ईयर 11,995.62। नाउ दिस इज माई लास्ट ई एफ और ई एस एच। मैंने ये जो टेबल बनाया इसमें आखिरी साल चौथा साल है, उसके बाद का टेबल हमने ड्रॉ नहीं किया, तो ये मेरा लास्ट ई एफ और ई एस एच होगा। तो देयर फोर मेरा लास्ट ई एफ और ई एस एच यानी कि टर्मिनल वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू होगा ई एफ और ई एस एच 5 यानी कि 11,995.62। तो जो हमारा ई एफ और ई एस एच फोर्थ पीरियड का है वही ई एफ और ई एस एच फिफ्थ पीरियड का बन जाएगा, क्योंकि यही मेरा लास्ट ई एफ और ई एस एच है जिसे मैं टर्मिनल वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू बोलता हूँ। तो मेरा पी वी फोर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फोर्थ पीरियड निकलेगा 11,995.62 अपॉन 15 इंटू 100। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फोर्थ पीरियड 79,970.80। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू तो आया, लेकिन वो फोर्थ पीरियड पे खड़ा है, मुझे उसको पीछे बुलाना पड़ेगा पी वी ज़ीरो पे। तो मैं पी वी ज़ीरो निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पी वी फोर विच इज़ पी वी फोर अपॉन 1 प्लस के ओ का पावर 4। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप सामने करते हो, तब आपको यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू लेनी चाहिए परसेंटेज की, यानी कि अगर 15% है तो 15 पूरा लिखो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। हमने कैसे सॉल्व किया, हमने किया 1195.62 अपॉन 15 इंटू 100। तो 15% को मैंने सिर्फ 15 लिखा और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया। लेकिन जब आप ये चीज़ करते हो ना वन प्लस, जब भी आप वन प्लस करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे डेसिमल लेना चाहिए। तो यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0.15 लिखेंगे। तो 7,997.08 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.15 का पावर 4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 7,997.08 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.15 का पावर 4, यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द फोर्थ पीरियड यानी कि पी वी आई एफ 15%, 4 चाहिए। तो पी वी आई एफ 15%, 4 मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला था, विच इज़ 0.572। फोर्थ ईयर का यानी कि फोर्थ पीरियड का पी वी फैक्टर 15% के रेट से 0.572। तो उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.572 से, तो मेरा आ जाएगा 45743.30। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पार्ट टू है 45743.3। तो मेरा जो पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू है, जिसको मैं दो पार्ट में सॉल्व करता हूँ, पार्ट वन पी वी और पार्ट टू पी वी, वो दोनों आ चुके हैं। पार्ट वन पी वी है 4052.65 और पार्ट टू पी वी है 45743.3। तो मेरा टोटल आ जाएगा 49795.95। ये मेरा पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू आ गया दोनों पार्ट को जोड़ के, विच इज़ माई इंट्रेंसिक वी ओ ई आफ्टर स्ट्रेटजी। तो वायबिलिटी देख लेंगे। नाउ वायबिलिटी इज इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आफ्टर स्ट्रेटजी माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू इक्विटी बिफोर स्ट्रेटजी, इनके पोस्ट स्ट्रेटजी वैल्यू माइनस प्री स्ट्रेटजी वैल्यू, यानी कि 49795.95 माइनस 28,000। तो 28,000 काफ़ी स्टार्टिंग में आपने निकाल लिया था, काफ़ी पहले।
ये देखिए स्टार्टिंग में आपने 20,000 निकाल लिया था, तो मेरा वैल्यू स्ट्रेटेजी आ जाएगा पॉजिटिव 21,795.95। सिंस आंसर इज पॉजिटिव, स्ट्रेटेजी इज वाइबल। तो मेरी एक तो वैल्यू स्ट्रेटेजी आ गई, वैल्यू स्ट्रेटेजी पॉजिटिव आ गई, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू स्ट्रेटेजी आएगी तो मेरी स्ट्रेटेजी वाइबल रहेगी। तो वैल्यू स्ट्रेटेजी 21,795.95, कंक्लूजन द स्ट्रेटेजी इज फाइनेंशियली वाइबल। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका अल्कर अप्रोच का क्वेश्चन, जिसमें हम पोस्ट स्ट्रेटेजी वैल्यू निकालते हैं, फिर प्री स्ट्रेटेजी वैल्यू निकालते हैं, दोनों को आपस में माइनस करते हैं, फिर वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजी अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे हाँ भैया स्ट्रेटेजी इज वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चॉप चॉप अप्रोच। चॉप चॉप अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच या फिर सम ऑफ पार्ट्स अप्रोच। तो इसके अलग अलग नाम है, ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच या सम ऑफ पार्ट्स अप्रोच। किसके? चॉप चॉप अप्रोच के। ये किस चीज़ की अप्रोच है? ये अप्रोच है टू कैलकुलेट दी थ्योरेटिकल वीओबी। वीओबी हम पढ़ चुके हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो एक बिजनेस बनता किससे है? एक बिजनेस बनता है अलग अलग सेगमेंट से। सेगमेंट 1 हो गया, सेगमेंट 2 हो गया, सेगमेंट 3 हो गया। जैसे कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है पूरा का पूरा, उसको अगर मैं एक सेगमेंट मानूँ, उसके बाद मैं अपने कुछ ना कुछ होलसेल दुकान खोल के बैठा हूँ, तो वो होलसेलिंग दुकान जो है वो मेरी सेगमेंट 2। फिर मैं कुछ कुछ रिटेल दुकान भी खोल के बैठा हूँ, तो वो रिटेल जो दुकान है, जो डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील करता है, कंज्यूमर के साथ डील करता है, वो एक सेगमेंट है। तो अलग अलग सेगमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो गया, एक होलसेल सेगमेंट हो गया, एक रिटेल सेगमेंट हो गया। मेरा गोल है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जाए, यानी कि हर सेगमेंट के अलग अलग सेल्स होंगे। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मैं आसपास की लोकल एरिया में सेल करता हूँ, फिर सेगमेंट 2 की सेल्स होंगी। होलसेल दुकानों से मैं कुछ सेल्स करता हूँ और रिटेल दुकानों से भी कुछ सेल्स करता हूँ। तो तीनों सेगमेंट से मैं कुछ ना कुछ सेल कर सकता हूँ। तीनों सेगमेंट के कुछ ना कुछ एसेट्स भी होंगे, अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं। अब हम लोग चॉप चॉप अप्रोच में क्या करेंगे, हम लोग सेल्स का एक प्राइस मल्टीपल निकालेंगे। सेल्स का प्राइस मल्टीपल कैसे निकलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन सेल्स। तो जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, विच इज P0 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से, तो जो रेशियो आएगा उस रेशियो को बोलेंगे प्राइस मल्टीपल। फिर सेल्स को उस प्राइस मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी बाहर। वैसा ही हम लोग एसेट्स के साथ करेंगे कि एसेट्स का कोई प्राइस मल्टीपल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय एसेट्स, तो इन एसेट्स को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस मल्टीपल से, तो एक वैल्यू आएगी। इन वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे तो सेगमेंट 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपको बिजनेस का सेगमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम उसी तरीके से आप सेगमेंट 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेल्स की और एसेट्स की अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ दो, और सेगमेंट 3 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ना वैल्यू ऑफ बिजनेस अगर मुझे निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो यानी कि मुझे वैल्यू ऑफ सेगमेंट 1, वैल्यू ऑफ सेगमेंट 2 और वैल्यू ऑफ सेगमेंट 3 चाहिए। तो मेरा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा सेगमेंट 1 की वैल्यू प्लस सेगमेंट 2 की वैल्यू प्लस सेगमेंट 3 की वैल्यू अपॉन 3, क्योंकि मुझे सिंपल एवरेज करना था। तो अगर मेरे पास 3 सेगमेंट है तो मैं डिवाइड बाय 3 करूँगा, 4 सेगमेंट है तो डिवाइड बाय 4 करूँगा। तो डिपेंड करेगा मेरे पास सेगमेंट कितने हैं, जितने सेगमेंट होंगे उससे डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल एवरेज निकालना है, और जो सिंपल एवरेज निकलेगा दैट विल बी माई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका एक और तरीका है, और आप थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल सकते हो सिंपल एवरेज करके, ऑल सेल्स की वैल्यू प्लस ऑल एसेट्स की वैल्यू, यानी कि टोटल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास से दो ही आइटम है, सेल्स 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 और एसेट्स एसेट्स एसेट्स।
सिर्फ 2 ही आइटम है कंपनी में। तो अगर मैं अब सारे की सारी सेल्स की वैल्यू ले लूँ, यानी कि अगर मैं सेगमेंट वाइज नहीं सोच रहा हूँ, मैं सेल्स या एसेट वाइज सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑल सेल्स की वैल्यू ले लूँगा और एसेट की वैल्यू ले लूँगा। तो सिंस यहाँ पे 2 ही आइटम है, सेल्स और एसेट्स, मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा सिंपल एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि सिंपल एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो मान के चलो अगर मेरे पास 3 आइटम्स होंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम भी एक आइटम है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू बिजनेस सिंपल एवरेज 3 आइटम में कैसे निकलेगा, ऑल सेल्स वैल्यू प्लस ऑल एसेट वैल्यू प्लस ऑल ऑपरेटिंग इनकम वैल्यू अपॉन 3। 3 क्यों किया समझ में आ गया होगा, 3 आइटम है। यहाँ 2 क्यों किया समझ में आ गया होगा, 2 आइटम है। और यहाँ पे 3 क्यों किया तो समझ में आ गया होगा, 3 आइटम है, यानी कि 3 सेगमेंट है। तो सिंपल एवरेज पहली बात तो क्लियर रखो माइंड में, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ कि सिंपल एवरेज का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ आइटम न्यूमरेटर में है वो कितने हैं। अगर 4 आइटम है तो डिवाइड बाय 4 करो, 3 है तो डिवाइड बाय 3 करो, 2 है तो डिवाइड बाय 2 करो। यहाँ पे मेरे पास 3 सेगमेंट थे, इसलिए 3 से डिवाइड किया सिंपल एवरेज निकालने के लिए, या फिर 2 आइटम्स थे तो डिवाइड बाय 2 किया। मान के चलो कहीं आपको 3 आइटम मिल जाए तो डिवाइड बाय 3 कर देना और उनकी वैल्यूज ले लेना न्यूमरेटर में, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, तो फॉर्मेट ये फॉलो करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे बिजनेस सेगमेंट, मेरे केस में 1 2 3 3 बिजनेस सेगमेंट है। फिर आप जैसे लिखोगे सेल्स तो सबके सेल्स लिख दोगे, फिर लिखोगे प्राइस मल्टीपल तो सबका प्राइस मल्टीपल लिख दोगे। प्राइस मल्टीपल निकालोगे कैपिटलाइजेशन अपॉन सेल्स करके। अब सेल्स और प्राइस मल्टीपल को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ जाएगा, ये टोटल का समेशन कर दोगे तो मेरे पास ऑल सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सेगमेंट 1 की सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीपल एक अमाउंट आएगा, फिर बिजनेस सेगमेंट 2 की सेल्स मल्टीप्लाई प्राइस मल्टीपल सेकेंड सेल्स का अमाउंट आएगा, और सेगमेंट 3 की सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीपल सेल्स की तीसरी वैल्यू आएगी, तो ऑल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। वैसे एसेट्स के साथ भी कर सकते हो, एसेट्स इंटू प्राइस मल्टीपल इजिकल टू टोटल, टोटल का समेशन ऑल एसेट्स की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना हो सिंपल एवरेज करके ऑल सेल्स की वैल्यू प्लस ऑल एसेट्स की वैल्यू बाय 2, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि चेक द रेशियो बिफोर मल्टीप्लाइंग। स्टूडेंट के साथ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बस मल्टीप्लाई करो और आंसर बाहर। पर एक छोटी सी ट्रिक इंस्टीट्यूट कर सकता है कि कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स नहीं निकाल के दिया है, सेल्स बाय कैपिटलाइजेशन दिया है, उल्टा दिया हुआ है। मैं ये चीज़ वर्बली समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना कान खोल के, कि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स नहीं किया हुआ, सेल्स बाय कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बस करके आ जाओगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, भले सिंपल क्वेश्चन आए, लेकिन मेन चीज़ इस क्वेश्चन की क्या रहती है, मेन चीज़ ऐसे क्वेश्चन की यानी कि चॉप चॉप अप्रोच की रहती है, उसका जो रेशियो दिया हुआ है यानी कि मल्टीपल दिया हुआ है, प्राइस मल्टीपल, प्राइस मल्टीपल सही से निकाला होना चाहिए, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में और बाकी कोई सा भी आइटम नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी कैपिटलाइजेशन ऊपर है, एसेट्स नीचे है, उस तरीके से। तो कैपिटलाइजेशन हमेशा ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, और बाकी कोई सा भी आइटम है जैसे सेल्स हो गया, एसेट हो गया, ऑपरेटिंग इनकम हो गया, सब कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूजिंग द चॉप चॉप अप्रोच और ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच, assign a value for Cranberry Limited whose stock is currently trading at total market price of 4 million। टोटल मार्केट प्राइस, तो टोटल मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू कंपनी की 4 मिलियन है। फॉर क्रैनबेरी लिमिटेड द अकाउंटिंग डेटा सेट फोर्थ 3 बिजनेस सेगमेंट, कंज्यूमर होलसेल, रिटेल एंड जनरल सेंटर। डेटा फॉर द फर्म 3 बिजनेस सेगमेंट आर एज फॉलोज। बिजनेस सेगमेंट होलसेल रिटेल जनरल, सेगमेंट की सेल्स दी हुई है अलग अलग, सेगमेंट के एसेट्स दिए हुए हैं जैसे कि 2,25,000 यूरोज होलसेल सेगमेंट की सेल्स है। ये यूरो, तो यूरो की करेंसी यूरो है,
इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ये तंग नहीं करेगा आपको, रुपीज़ जैसा ही है। तो सेगमेंट के एसेट्स दिए हुए हैं अलग अलग, सेगमेंट की ऑपरेटिंग इनकम दिए हुए हैं। फिर इंडस्ट्री डेटा फॉर प्योर प्ले फर्म्स हैविंग कंपाइल्ड एंड आर समराइज्ड एज फॉलोज। बिजनेस सेगमेंट का कैपिटलाइजेशन अपॉन सेल्स, कैपिटलाइजेशन अपॉन एसेट्स, कैपिटलाइजेशन अपॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है, यानी कि प्राइस मल्टीपल निकाल के दिया हुआ है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। पर ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो रेशियो निकला है वो सही निकला है, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऊपर होना चाहिए और बाकी आइटम नीचे, सेल्स नीचे है, एसेट्स नीचे है, ऑपरेटिंग इनकम भी नीचे है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सेल्स को उठाएंगे, सेल्स वाले आइटम को। तो होलसेल सेगमेंट है, कैपिटल टू सेल्स यानी कि कैपिटलाइजेशन टू सेल्स, प्राइस मल्टीपल 0.85 मल्टीप्लाई बाय सेगमेंट की सेल्स 225,000, तो 191,250, वैसे 864,000 और फिर 20 लाख, तो समेशन करोगे तो 30,55,250 ऑल सेल्स वैल्यू आ जाएगा आपके पास, टोटल वैल्यू। तो सेल्स का जो आइटम है यूज़ किया और टोटल वैल्यू निकाला 30,55,250। फिर एसेट्स, तो एसेट्स में होलसेल का कैपिटलाइजेशन टू एसेट दिया हुआ है 0.7, ये देखो होलसेल का कैपिटलाइजेशन अपॉन एसेट्स 0.7 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देना 6 लाख से, तो 4,20,000, फिर 3,50,000, फिर 28 लाख, तो 35,70,000 यानी कि 35,70,000 आ जाएगा समेशन एसेट्स के आइटम का। वैसे ही ऑपरेटिंग इनकम का कर लेना। ऑपरेटिंग इनकम में होलसेल, रिटेल, जनरल 9 इंटू 75,000 675,000, फिर 12 लाख, फिर 28 लाख, 46,75,000 समेशन। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्रैनबेरी लिमिटेड की आ जाएगी 30,55,250 प्लस 35,70,000 प्लस 46,75,000 अपॉन 3 क्यों किया, क्योंकि 3 आइटम है न्यूमरेटर में, सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ, तो आ जाएगा 37,66,750। क्या आया वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ क्रैनबेरी लिमिटेड 37,66,750। यहाँ पे जो ये 4 मिलियन दिया हुआ है ये काम का नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको यूज़ नहीं करना है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से बनता है चॉप चॉप अप्रोच या फिर ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच या फिर सम ऑफ पार्ट्स अप्रोच का क्वेश्चन।